हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म नई उड़ान विद मोहिनी में। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, हम वन लाइनर क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीके जीएस आता हो और यहाँ से प्रश्न ना आते हों। वन लाइनर फॉर्म में है, एक रिवीजन क्लास आप मान सकते हो। किसकी पैट का एग्ज़ाम आपका करेंट में होने वाला है अक्टूबर में, तो उसका की रिवीजन मान सकते हो। टीजीटी प्लस पीजीटी में भी ये आने वाला है, तो उसके लिए भी ये मान सकते हो। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी भविष्य में जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये आपके हर जगह काम आने वाली वीडियो है। इनफैक्ट आप अगर जनरल नॉलेज पढ़ाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली भी अगर आप चीज़ें समझना और पढ़ना चाहते हैं, तो भी यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा बेस बन सकता है। तो आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज से ये वीडियोस जो हैं आपकी कंटिन्यू रहेंगे। मतलब एक दो दिन का गैप हो सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ काम चल रहा है, घर में बहुत टूट फूट और शोर हो रहा है, इस वजह से। बकाया अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं दिखा तो चाहे मैं रात में क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आपके लिए वीडियो कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करें, तो हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत ही नहीं, इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास की क्या है ना। इतिहास किसे कहते हैं, तो चलो हम उसकी बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी में हम आपकी क्लास करेंगे, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट और डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं, ठीक है, तथ्य होते हैं, उनका जब हम कालक्रमिक मतलब एक क्रम में जब हम क्या करते हैं, क्रम में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्रम में होता है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी आप ऐड और निकाल सकते हैं। कोई भी घटना घटित हुई तो उसका एक क्रम में अध्ययन करना कि हालांकि ये घटना का कारण क्या रहा और कैसे कैसे चीज़ें हुई और क्या हम आगे इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। नहीं तो इतिहास जो बीत जाता है, तो अच्छी चीज़ों को तो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, गलत चीज़ों को कोई दोहराना नहीं चाहता। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें सीख मिले कि हम आने वाले समय में ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे कोई निगेटिव इफेक्ट पड़े। तो इतिहास एक ऐसा मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है जो किसी भी घटना से संबंधित हमें एक क्रम में उसका अध्ययन करने के लिए, उसके साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अब आपको बहुत नॉर्मली चीज़ें मिलेंगी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक जो है किसे माना जाता है, ठीक है, तो राजतरंगिणी, और ये कल्हड़ की रचना है ना, कल्हड़ की रचना है, राजतरंगिणी पुस्तक है। इसे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। प्रथम वास्तविक पुस्तक, ये ध्यान रखना, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो सिक्के थे प्राचीन समय में जो चलते थे, पंचमार्ग कॉइन्स जो कहते थे, तो इन्हें क्या कहलाते, ये क्या कहे जाते थे, आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो सिक्के पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न में, तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो प्राचीनतम सिक्के थे, हम उन्हें आहत सिक्के के नाम से जानते थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सिक्कों का अध्ययन हम करते थे, जो मुद्रा शास्त्र होता है ना, तो ये सिक्का के अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है, जिसे हम नोमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे कहा जाता है, तो मतलब किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय जो मानव इतिहास से पूर्व, मतलब करीब 3000, मानव इतिहास के भी 3000 वर्ष पूर्व की का है ये प्रागैतिहासिक खोज, जहाँ पर कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो वो समय जो है कहलाता है। तो ये सारा क्या होता है, फिर यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं ना, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हम उसी का अध्ययन करते हैं। मतलब लिखित में तो कुछ है ही नहीं यहाँ का। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब उन्हीं पर हम अध्ययन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शुरुआत की थी प्राइमरोज ने। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को मतलब दिया जाता है। थोड़ा हम स्लो करते हैं, मैं बहुत जल्दी बोल जाती हूँ। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक, वही काल जहाँ का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उसके अध्ययन से संबंधित जो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी है? स्टुअर्ट पिगट। और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आयोग वगैरह के, चाहे यूपी ट्रिपल एससी मान लो, चाहे यूपी पीएससी मान लो, कहीं कहीं मैच द फॉलोइंग में, खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी जो सॉरी यूपी पीएससी है, इसमें इसे मैचिंग वगैरह में ऐसे प्रश्नों को रखता है। ठीक है,
और यूपी वगैरह है वो क्या है, वन लाइनर में भी पूछ लेता है। वन लाइनर का मतलब जहाँ पर चार ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, उनमें पूछ लेता है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए भारत ना कह के इंटू शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो लेख से संबंधित अध्ययन होते हैं उन्हें अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है, मतलब ग्राफ एक शब्द, जैसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो लेखन संबंधी विकार मतलब लिखने से संबंधित समस्या है किसी बच्चे को, ठीक है। तो ग्राफी शब्द जहाँ पर आ जाता है वहाँ लेखन का ही बात होता है, तो ऐसे भी आप आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? कीर्ण लेखों का अध्ययन, ठीक है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विधा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लिपि विधा किसे कहा जाता है? लिपियों के विकास, लिपि जैसे देवनागरी लिपि हिंदू की है, ठीक है। हिंदू हमारे हिंदू नहीं, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, ठीक है, उसकी है देवनागरी लिपि, ठीक है। गुरुमुखी पंजाबी की है, ठीक है। रोमन इंग्लिश की है। तो ये लिपियां हैं ना, आप समझ सकते हो। तो इनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम पूरा लिपि विधा के अंतर्गत करते हैं, उनके विकास का अध्ययन। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? देखो, भारत का नाम जो है कई आधार पर रखा गया है। तो भारतवर्ष का नाम किस किस अभिलेख के आधार पर? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत का नाम, वैसे स्पेशली किसी के नाम के आधार पर पूछा जाए तो राजा भरत के नाम पर पड़ा, ठीक है। राजा भरत के नाम पर जो है भारत नाम पड़ा था। राजा भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत नाम, ठीक है। नाम पर क्या नाम पड़ा? भारत नाम पड़ा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे प्रश्न बने, इंडिया किसने कहा? इंडिया, तो इंडिया किसने कहा भारत को? इंडिया कहा था ग्रीक यूनानी ने, ठीक है। इंडिया किसने कहा था? ग्रीक यूनानी ने कहा था। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको कोड में भी पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली आपसे पूछे जा सकते हैं। हिंदुस्तान किसने कहा? ठीक है, हिंदुस्तान किसने कहा? तो जो मुस्लिम इतिहासकार आए थे ना, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद, क्योंकि वो हा को सा बोलते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो मुस्लिम इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो मुस्लिम समाज था वो सा को हा को सा पढ़ता था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? हिंदुस्तान नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि सिंधु नदी से आए थे तो सिंधु से हिंदू निकला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको नाम कुछ पता चल गए होंगे कहाँ कहाँ से भारत का नाम पड़ा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है एकमात्र एक ऐसा अभिलेख है जहाँ पर भारतवर्ष नाम रखा गया, ठीक है। और हमारा जो भारत देश है सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये किया था BM स्मिथ ने, ठीक है। प्राचीन भारत का अगर इतिहास पूछा जाए सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो ये किया था BA स्मिथ। देखो, प्राचीन भारत का BA स्मिथ ने तैयार किया था। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ किसने किया था? डॉक्टर प्राइमरोज ने करा था। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इनकी जो है तारीख वगैरह नॉर्मली तो जनरली किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जिनका नाम ही बड़ा है वो एग्ज़ाम जो है मैचिंग में किसी न किसी आधार पर जो है असेसन रीजन वाले कथन कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें रखकर पूछ लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं, आधा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये 3 तरीके से बांटा गया है हमारे देश के इतिहास को, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ठीक है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है, जहाँ पर हमें कोई भी पुरातात्विक जो लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भी हमारे पास अध्ययन का स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, जो चीज़ें हमें वहाँ पर मिल रही हैं खुदाई वगैरह में, वही है एक साक्ष्य ऐसे हैं जो हमारे अध्ययन का स्रोत है, ठीक है। हमें कोई लिखित प्रमाण वहाँ पर कोई चीज़ का नहीं मिला है। आद ऐतिहासिक काल ऐसा एक समय है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का ये समय है, ठीक है। ये क्या है? 3000 ईसा पूर्व से मानव उत्पत्ति से पूर्व का समय है, 3000 ईसा पूर्व का। ये क्या है? यहीं से शुरू होता है, 3000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो है, उपलब्ध है, लिखित चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ की भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये है आपके 600 ईसा पूर्व से आगे का समय, ठीक है।
तो यहाँ पर पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध है, मतलब दोनों तरीके के हैं जिन्हें आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अब हमें भारत का इतिहास जानना है। ठीक है, यह क्लास उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो लोग पहले से थोड़ा पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो ये क्विक रिवीजन वाली क्लास बन जाती है। और क्या आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूले होंगे और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे भी ऐसे क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए तथा विदेशियों के जो विवरण है। ठीक है ना, बहुत सारे आपके चीनी यात्री आए, ठीक है, यूनानी आए, तो इन लोगों के जो विवरण है ना, ये भी हमारे देश का इतिहास हमें बताते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि आप जानते हो अशोक के समय में बहुत प्रचलित थी, तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में किसको पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, तो वेदों के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो है किसके संकलन करता है, तो प्राचीन ग्रंथ जो वेद हैं उनके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इतना हमने पढ़ लिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीन राजा कौन थे, वैवस्वत मनु, ठीक है, जो वैवस्वत मनु मतलब मनु जो थे, ठीक है, मनु थे, वो कौन थे, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीनतम राजा थे। ठीक है, तो प्राचीनतम जो राजा माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, मनु माने जाते हैं, इतना याद रखोगे। मनु तो जरूर ही लिख के आएगा, उसके बाद तो आगे जो वैवस्वत लिखा है ध्यान रखिएगा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो वायु पुराण में गुप्त वंश का और शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि मेरे घर में थोड़ा टूट फूट हो रही है। ठीक है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ उसको दबाने की, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर वायु पुराण जो है किस वंश का उल्लेख करता है, गुप्त वंश और शुंग वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। मैं आपसे कुछ और भी जाते जाते यहाँ पर प्रश्न पूछूंगी, तो बने रहिएगा एंड तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो भाई मौर्य वंश, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त जिन्हें हम कहते हैं, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र से। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है हमें किससे मिलता है, कल्पसूत्र से मिलता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, ये ध्यान रखना। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण में इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रही हूँ, ये एनसीईआरटी का संकलन है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ये मैं एनसीईआरटी संकलन लेकर आई हूँ और यहाँ पर ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, और आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और यहाँ पर जो कुछ प्रश्न मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो टीजीटी पीजीटी वाले तो जरूर देख लें, क्योंकि आपका एक बड़े लेवल का एग्जाम है और ये आपको इसी बेस पे भी मिलेंगे। अभी मैं चर्चा करने वाली हूँ, वीडियो को छोड़ना मत। ठीक है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण अगर हम बात करें किस वंश से, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। जो खरोष्ठी लिपि थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मतलब किस प्रकार लिखी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं चलती थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं चलती थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से किस वंश की, गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो ये भी मनुस्मृति है। जो ठीक है, मनु कौन थे, पहले राजा थे, बताया था ना। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ पूछा जाए कौन सा है, तो मनुस्मृति है, ध्यान रखना। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ भी मनुस्मृति को माना जाता है। आपसे शुंग काल का मानक ग्रंथ पूछा जाए या सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक या स्मृति ग्रंथ पूछा जाए तो मनुस्मृति ही इसके अंतर्गत आता है।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थोड़ा, इसको जो मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ पहले इसको कर लूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हुई तो ये चीज़ें जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रही वो हम पढ़ लेंगे। हालांकि एक्स्ट्रा ये कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट वाला ही मैंने मतलब एक कलेक्शन ऐसा उठाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कलेक्शन ही ऐसा उठाया है कि जिसको कम समय में भी आप कर सको और आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। तो प्रमुख अभिलेख व शासक अगर हम बात करें, ये मैं जो बता रही थी ये टीजीटी पीजीटी वाले, तो हालांकि पैट वाले भी जो हैं, जो आप वन लाइनर में इसको याद रखें, लेकिन आपको मैचिंग आना चाहिए टीजीटी पीजीटी वाले विशेष तौर पर। बकाया तो आजकल मैचिंग हर जगह आ रही है, पैट में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो किस शासक का है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का है। ठीक है, नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख माँ से मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश का है। और आगे बात करते हैं देवपाड़ा के अभिलेख बंगाल शासक जो है विजय सेन का है। विजय सेन का, देखो देवसेन विजय सेन, ऐसे करके याद रखो, देवसेन विजय सेन। तो ठीक है, आगे बात करते हैं भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, बहुत बार पूछा गया है, ये स्कंद गुप्त का है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त का है। ये ऐहोल अभिलेख काफ़ी पूछा गया है। देखो ये हाथी गुम्फा, ऐहोल और नासिक, हाँ नासिक भी पूछा जाता है, जूनागढ़ हालांकि सभी पूछे जाते हैं। एक ग्वालियर को मैंने कम देखा है, और ये तो बकाया तो सभी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी पूछा गया है, कई मंदसौर भी पूछा गया है, कई एग्जाम में मैंने पीवाईक्यू में इसको कैचअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का है। ओके, देवपाड़ा ये रट लेना, इसको छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है आपका। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन का है, विजय देव ऐसे करके याद रखना। ग्वालियर का प्रतिहार नरेश भोज का है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है, ये मैंने थोड़ा कम देखा, बकाया सारे ही पूछे। मंदसौर माँ से मालवा नरेश, मंदसौर मालवा नरेश। ठीक है, याद रखना, इसमें सौर आ रहा है, इसमें नरेश आ रहा है, इसमें मंद आ रहा है, इसमें मालवा आ रहा है, एक जैसे हैं। ठीक है, ओके। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग समुद्र ऐसे करके, मतलब कुंभ लगता है ना, तो सोचो हम किस में नहाने आए, वहाँ पर नदी मत याद रखो, ऐसा रखो कि हम समुद्र में नहाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रयाग समुद्र, कुंभ लगता है ना, कुंभ नहाने जाते हैं प्रयागराज में, तो ऐसा सोचो कि हम समुद्र में नहाने जा रहे हैं। भाई एक मतलब हमारे लिए तो समुद्र से कम थोड़ी ना है वो, है ना। समुद्र में नहा के तो तब भी शरीर जल जाएगा, क्योंकि नमक होता है, खारा होता है। लेकिन प्रयाग स्तंभ समुद्र ऐसे करके मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे याद रहेगा आपको। जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ कैसे भी कुछ बना लो जिससे आपको याद हो जाए। नासिक गौतमी बलश्री, नासिक श्री शिक श्री शिक श्री 2-4 बार करोगे ना तो हो जाएगा। ऐहोल पुलकेशियन सेकंड, ऐसे ही याद कर लो, ऐहोल पुलकेशियन। हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल, गुम्फा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। हाथ जानवर क्या खाते हैं? खर खाते, खर। हाथी क्या है? खर मतलब होता है सरसों का तेल जब बनाते हैं तो उसका वेस्ट जो निकलता है, वेस्ट जो होता है ना, उसको हम कहते हैं, मतलब जो जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हमारे यहाँ खर बोलते हैं, खर। ठीक है, तो हाथी क्या है? जानवर है। अब ये क्या खाएगा? खर खाएगा, तो कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लो, कुछ बना लो, तो जिससे ये याद हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। ठीक है, महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मतलब कहाँ जिक्र आपको मिलता है महाभारत का सबसे पहले? तो अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। ठीक है, महाभारत में अगर पूछा जाए सबसे पहले कितने श्लोक थे, तो 8800 थे। कहाँ मिलता है ये सबसे पहले? इसका साक्ष्य तो अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। इसका नाम क्या था? तो हम सभी जानते हैं, जय संहिता नाम था महाभारत का। ठीक है, कुछ समय पश्चात ये बढ़कर कितने हो गए? तो 8800 से 24000 श्लोक हो गए, यहाँ पर बढ़कर काफ़ी बढ़ गए एक साथ। ठीक है, हो गया भारत ने मतलब 24000 श्लोक हो गया, और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया ये। ठीक है, महाभारत। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे हाँ, ये जो 1 लाख है ना,
तो यहाँ संस्कृत में आपको 1 लाख को पता है सहस्त्र कहते हैं, तो इसीलिए इसको सहस्त्र शास्त्री संहिता कहने लगे, क्योंकि इसमें 1 लाख होता है। ठीक है, इसे 11 को एकादशा बोलते हैं ना संस्कृत में, तो ही संस्कृत में जो आपकी 1 लाख की गिनती उसको सहस्त्र कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उसमें सहस्त्र शास्त्री संहिता नाम रख दिया गया, क्योंकि 1 लाख श्लोक हो गए इसकी वजह से महाभारत। तो सहस्त्र शास्त्री संहिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक होने की वजह से। पहले कितने थे, 8,800 थे, फिर बढ़ के कितने हो गए, 24,000 हो गए। ओके, क्लियर हुआ? ठीक। और इसको जैन संहिता भी कहते थे, ये इसके नाम है, ऐसे याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है। जो पुरालेख विधा है तो यह शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। जो पुरालेख विधा होती है इसे हम शिलालेखों को लेखों का अध्ययन कहते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, तो डार्विन को माना गया है। ठीक है, डार्विन को क्या माना गया, पुरावशेष जो अवशेष मिले हैं इतिहास में, तो उनके महानतम जो अन्वेषक हैं जिन्होंने ये खोज की, उनके अन्वेषक मतलब खोज करना, तो ये डार्विन को माना गया। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो रेहला का के नाम से जाना जाता है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ये जो है ना, ये यहाँ पर आपको ये फर्स्ट पेज है, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको मिले जुले मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म आपको अलग पढ़ना होगा, जैन धर्म हम आपको अलग कराएंगे, तो ये सब धीरे धीरे आपको मिलेगा। ठीक है, तो पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय, शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कौन है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है, तो डार्विन को कहा जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, रेहला से प्रसिद्ध है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हमारा फर्स्ट ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो जो बौद्ध स्तंभ लेख है उससे शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध से ये मत समझ लेना गौतम बुद्ध की जानकारी मिलती, बौद्ध स्तंभ लेख से हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है। हाँ, हालांकि जुड़ा है, लेकिन अभी हाँ ये हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो सी यू की किसकी पुस्तक है, हेनसांग की। सी यू की कहाँ के थे, सॉरी हेनसांग कहाँ के थे, चीनी यात्री थे, चीन से आए हुए थे। ठीक है, तो सी यू की में जो है हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की इसकी रचना है, तो ये अलबरूनी की है। किताबुल हिंद किसकी है, अलबरूनी की है। ओके, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तो इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था जब भारत आया तो किसके दरबार में आया था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया, तो तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, तो ये रहा कुछ, ये भी कंप्लीट कर लूँ, तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, चीनी लेखक हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। तो फाहियान कब आया था, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, पर जब बड़े एग्जाम की बात होती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फाहियान जो था 399 से 414 ईस्वी के बीच आया था। ठीक है, इन्होंने भारत की दशा का विवरण इसमें दिया था, और ये प्रथम चीनी यात्री कौन थे, फाहियान थे। फाहियान कौन थे, प्रथम चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को देव निर्मित बताया था। तो किसके महल को इसने देव निर्मित बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, किस महल को, राजमहल को देव निर्मित मतलब देवों द्वारा निर्मित बताया है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक चीज़ दिया है, यहाँ पर इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ बताया था। पहले वस्तु का विनिमय कैसे होता था कि सामान के बदले सामान, हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमने आपको गेहूँ दे दिया, आपके यहाँ चावल होता है, हमने चावल ले लिया। ठीक है, ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पर कौड़ी चलती थी, जो है गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम इन्होंने कौड़ी को बताया था, किसने, फाहियान ने। और राजमहल को देव निर्मित बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल को। ठीक है,
क्लियर हुआ? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ये भारत आया था, ये ध्यान रखना है। हेनसांग आते हैं 629 से 645 ईस्वी तक रहते हैं ये। सी यू की ये है पुस्तक इनकी, और इन्होंने तो किसने, फाहियान ने तो भारत की दशा का विवरण किया था। इन्होंने पाश्चात्य संसार के लेख के विषय में, मतलब पहले के जो जब ये आए थे तो उस विषय में उन्होंने लेख लिखा है। हेन सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेन सॉन्ग सम्राट हर्षवर्धन, तो हेन सॉन्ग हर्षवर्धन याद हो जाएगा, ट्रिक से सेम ही है। हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी। तो हर्ष को जो हर्ष वर्धन के समय में आया, तो ये हर्ष जो राजा हर्ष थे, इनके लिए किसकी उपाधि थी? शिलादित्य की उपाधि दी थी। ये काफ़ी दानी राजा थे, आपको इनकी कहानी पता होगी, मैंने पढ़ी है 8th 9th में इनकी शायद कहानी थी, ठीक है। तो काफ़ी ये दानी राजा थे, कुंभ के मेले में ही सबको दान कर दिया करते थे, ठीक है। शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था इन्होंने। हाँ, शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? हेनसांग ने दी थी हर्ष के लिए, ठीक है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। जो हेनसांग है, इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। इसे यात्रियों का राजकुमार, किसे? हेनसांग को शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है हेनसांग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। नीति का पंडित किसे कहते हैं? शाक्य मुनि, तो ये हेनसांग को कहते हैं। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी के बीच आते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखी हैं। चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत, चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत, तो यहाँ पर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ता था, तो इत्सिंग पढ़ता था, ये ध्यान रखना। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? किससे? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किसका है एरन अभिलेख? भानुगुप्त का है। समय क्या रहा? 510 ईस्वी का ये समय रहा, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। हमने चीनी के लेखकों का वर्णन जाना, मतलब जितने ये अभी हमने पढ़ा ये चीनी लेखक थे, ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जान ली हैं आज। और ये वीडियो आई होप क्या, ये देखो क्वेश्चन तो कहाँ से बन जाए कुछ नहीं पता है, पर सिलेबस तो हमारा यही है, तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। इसी में बनेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। घुमा के पूछें, कैसे भी पूछें, पर पूछेंगे इन्हीं से प्रश्न, यहीं सब जगह से आते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा यही रहता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।